नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। नोटबंदी का जब फैसला हुआ था वो दिन सभी को याद है। 6 साल 2 महीने और कुछ दिन ऊपर हो चुके हैं और लगातार इस बात को लेकर आकलन किया जाता रहा कि कितने फायदे हुए, कितने नुकसान हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सभी विवादों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो फैसला रहा है नोटबंदी का वो पूरी तरह से सही है। यानी नोटबंदी पर जिस तरह से राजनीति अब तक होती रही थी, जिस तरह से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, दूसरे दल इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते थे, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े करते थे, आरबीआई को लेकर सवाल खड़े करते थे, उन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो हुआ वो सही हुआ। और खासकर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर यह फैसला पूरी तरह से जायज है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई, लेकिन उसके बाद राजनीति फिर हावी हो गई। कांग्रेस ने कह दिया है कि अब माफी मांगे बीजेपी और सरकार, क्योंकि फैसला पूरी तरह गलत था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी तरफ बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे इस सब के बाद, क्योंकि लगातार पूरा जो कैंपेन है चुनाव के दौरान वो नोटबंदी के खिलाफ उनके बयानों से ही घिरा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो क्या अब विपक्ष और खासकर राहुल गांधी माफी मांगेंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दी से नजर डालते हैं उन 2 बयानों पर जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से सामने आए। पहले कांग्रेस के बयान पर नजर डालते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। डीमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा देश के गरीबों को हुआ है। उनको मैंने बताया किस तरह से डिजिटल पेमेंट बढ़ा है, डिलीवरी बढ़ी है, डीबीटी बढ़ा है, लीकेज खत्म हुआ है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी का रुख टेरर फंडिंग और शेल कंपनी के खिलाफ हमेशा दोहरा रहा है। राहुल गांधी जी से एक सवाल, आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना? कुछ सवाल उनके नेता और इस मामले के वकील चिदंबरम साहब के बारे में भी करना है। मेजॉरिटी जजमेंट पर खामोश है। इट मे ओनली बी ए स्लैप ऑन द रिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बट ए वेलकम स्लैप ऑन द रिस्ट। क्या बात है चिदंबरम साहब, आप तो बहुत काबिल वकील हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मेजॉरिटी जजमेंट जिसने सब सही माना उस पर खामोश, और माइनॉरिटी को कहते हैं हमें थप्पड़ लगा, भले ही कलाई पे लगा। तो ये वो 2 बयान रहे जो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस की तरफ से सामने आए और फिर बीजेपी की तरफ से सामने आए। तो इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश जरा करते हैं। बेहद ही खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गया है। मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ संजीव सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के। और एक और बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है, प्रोफेसर अवनीशेष अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हम उनसे जरा समझने की और बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन संजीव सिंह जी, आप ही से मेरा पहला सवाल है, जो रविशंकर प्रसाद और बीजेपी की तरफ से सामने आया है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने बयानों के लिए नोटबंदी के खिलाफ माफी मांगेंगी? मुझे तो लगता है रीमा जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 4-1 से आया है, उस पर आपको 4-1 से जो जजमेंट है उससे फिर से सोचना चाहिए कि क्या जो सरकार ने कहा था कि टेरर फंडिंग बंद होगी, जो सरकार ने कहा था कि ब्लैक मनी को लेकर के कहा था, जो सरकार ने जो फेक करेंसी को कहा था, उसको लेकर के आज सारे सवाल मौजूदा सामने हैं। और जिस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के सरकार की स्थिति यह है कि नोटबंदी के पहले जो हमारी जीडीपी थी 8.3 से लेकर के आज लगातार गिरती जा रही है, और जो जीडीपी और करेंसी थी हमारे वो लगातार कितनी बढ़ती जा रही है। तो ये लेकर के अगर मुद्दा किया जाए, और एमएसएमई सेक्टर पूरा बर्बाद हो गया, और इस वजह से मैं कहना चाहता हूं, और सरकार ने
उस प्रोसेस को का जो 1934 के उसके अनुच्छेद 24(2) के तहत था, 26(2) के तहत था। संजीव जी, आपका सिग्नल आई थिंक फ्रीज हो गया है। मैं आपके पास दोबारा से वापस लौटूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं गुरु प्रकाश पासवान जी के पास जाऊं, मैं जरा यहां पर डॉक्टर सुनील सिंह जी के पास, चलिए लगता है सिग्नल आ गया। संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं रिएक्शन लूंगी। संजीव जी, मैं अपनी उसी बात पे कर रहा था कि कोर्ट ने यह भी कहा कि यह निर्णय संसद के द्वारा लिया जाना चाहिए था, और जहां पे आरबीआई के उस और संजीव जी आपने आई थिंक कि अनम्यूट करना होगा आपको। आपने म्यूट कर दिया है संजीव जी, आपने म्यूट कर दिया है। चलिए मैं संजीव जी के पास जाऊंगी, लेकिन मैं एक एक करके पहले सभी के पास आना चाहूंगी। गुरु प्रकाश जी, जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि माफी तो एक्चुअली बीजेपी को मांगनी चाहिए और खासकर सरकार को मांगनी चाहिए, जिस तरह से आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और तमाम जो बात जो संजीव जी भी अभी कह रहे थे, तो माफी कौन मांगेगा आखिर? नहीं, देखिए रीमा जी, कुछ बातें तो स्पष्ट हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है ये भी नहीं है। राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को डांट लगाई थी। राहुल गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को सॉरी कहा था, तो पहली बार राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे ऐसा तो है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्थान है, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता लगातार सुप्रीम कोर्ट पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये कहां तक उचित है, मैं पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि आप संविधान बचाने निकले हैं, उसी संवैधानिक संस्थान ने 4:1 4 जज पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन के संदर्भ में जो भी पॉलिसी डिसीजन लिया गया है न्याय संगत है, संविधान संगत है, नंबर 1। नंबर 2, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन में लिया गया है। आरबीआई का सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 कहीं से भी वायलेट नहीं हुआ है। तो कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से, डिसीजन मेकिंग की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन को उचित ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद राहुल गांधी जी पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में जगह जगह जाकर के भारत को बदनाम करने का काम कर रहे थे, भारत सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे थे। लेकिन आज देखिए, और अभी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि टेरर फंडिंग का क्या हुआ, पीएफआई के अकाउंट नहीं सीज हुए हैं क्या? हुर्रियत अभी अपना काम चालू करके रखा है क्या? हुई है। अरे भैया बीच में मत बोलिए, सुनने का धैर्य रखिए। चलो, पीएफआई का अकाउंट नहीं सीज हुआ है क्या? हुर्रियत का फंडिंग नहीं सीज हुआ है क्या? आज भी कश्मीर में पत्थरबाजी हो रहा है क्या? जरा देख करके आइएगा, तब टिप्पणी करिएगा। आपने जैसे रफाल में माफी मांगा था, आप माफी मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी अंतरात्मा है तो माफी मांगिएगा, देश को भ्रमित करने के लिए, देश को झूठ बोलने के लिए। ओके संजीव जी, क्योंकि सिग्नल्स चले गए थे, मैं एक बार फिर से आप ही के पास आना चाहूंगी। जो बात यहां पर गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं, मैं एक बयान की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं। राहुल गांधी का ये बयान जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था, उन्होंने तुलना कर दी थी। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने भी भारत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना कि नोटबंदी ने पहुंचा दिया है। ये इतना बड़ा उनका एक बयान था जो उन्होंने जनता के बीच पब्लिक मीटिंग में जाकर के कहा था। तो चीनी सेना और नोटबंदी, इसकी तुलना तक कर डाली थी उन्होंने। तो रीमा जी, दोनों बयानों पर अगर ध्यान दें तो प्रधानमंत्री जी के बयान चीन को लेकर के बहुत पर्याप्त हैं कि जब गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, तब इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि न हमारी सीमा में न कोई आया न कोई होता। नोटबंदी की तुलना की बात कर रही हूं मैं, नोटबंदी की तुलना की बात की थी मैंने। नोटबंदी की तुलना चीनी सेना से। मैं फिर कह रहा हूं, सुन तो लीजिए। तो इसलिए चीन को मुझे लगता है कि बयान पर्याप्त होगा पूरे इंटरनेशनल बिरादरी में किस तरह से भारत की इज्जत की रही थी। दूसरी तरफ आज उस नोटबंदी को लेकर के 150 लोग से ज्यादा जो अपने पैसे लेने के लिए लाइनों में मर गए, उसके लिए भारत सरकार क्या कहना चाहती है? और लगातार जो नकदी का सवाल था, जो लगभग 17 लाख करोड़ नकदी में थे, आज 72% नकदी बढ़ गई। एमएसएमई सेक्टर समाप्त हो गया। और पूछना चाहता हूं कि आज भी आरबीआई के 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब है आरबीआई के पास से। वो कहां है? थोड़ा भाजपा के प्रवक्ता बताएं, जिसका आज तक हिसाब है जो नए। ओके ठीक है, मैं रिएक्शन लेती हूं, लेकिन मैं पहले गुरु प्रकाश जी के पास आऊं क्योंकि और भी बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। एक एक रिएक्शन मैं सबसे ले लेती हूं, फिर मैं गुरु प्रकाश जी के पास आऊंगी। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, जेडीयू की तो वो तस्वीरें सबके सामने है कि जबकि ममता बनर्जी धरने पर जाना चाहती थी और जो सरकार
जो पुरानी सरकार थी, उसके बाद खैर अब तो दोबारा से वही गठबंधन हो गया, लेकिन तब नीतीश कुमार ने एक नोटबंदी का ऐसा मुद्दा था जिस पर प्रधानमंत्री का साथ दिया, सरकार का साथ दिया और दोनों ने हाथ मिलाया था। जेडीयू अब क्योंकि पाला बदल चुकी है, अब सरकार में फिर से गठबंधन किसी और के साथ है, अब नोटबंदी पर वही स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके साथ है आप, या अब क्योंकि आपका गठबंधन बदल गया है तो सुर कुछ चेंज हुआ है? देखिए, पहले तो उच्चतम न्यायालय के हर एक फैसले हमें शिरोधार्य हैं, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान के अनुरूप उनके फैसले हमें शिरोधार्य हैं। और जहां तक नोटबंदी के फैसले की बात हुई, आपको याद होगा कि नोटबंदी का फैसले का हम लोगों ने उस वक्त भी समर्थन किया था। इसलिए समर्थन किया था कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी सरकार अगर होगी तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और उन चीजों में हम सरकार का समर्थन देंगे। लेकिन हमें जजमेंट, हमने फैसला पूरा नहीं पाया है। मुझे आशा है कि जज साहब लोगों ने जो इंप्लीमेंट किया गया केंद्रीय सरकार के द्वारा नोटबंदी को, वो उचित नहीं था। कितनी इनोसेंट जाने गई, भ्रष्टाचार पे भी अंकुश नहीं लगा और लोगों से पहले 2000 के नोट कश्मीर में आतंकवादियों तक पहुंच गए। तो ना टेरर फंडिंग का कम हुआ, न भ्रष्टाचार कम हुआ और जनता अलग रही। तो हमें लगता है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले में ये सब चीजें भी अंकित होंगी। तो डॉक्टर सुनील, इसका मतलब कि अब नोटबंदी वो इशू है जिस पर तब जो आप लोगों का रुख था उससे चेंज हो गया, मतलब अब आप विपक्ष के साथ गठजोड़ में हैं तो आप नोटबंदी के खिलाफ हैं, आप ये कह रहे हैं ना जो फैसला हुआ? नहीं, मैंने कहा सिद्धांततः हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हर एक कदम के साथ हैं। नोटबंदी भी भ्रष्टाचार के कदम के रूप में अनुरूप शुरू में लगा, लेकिन इसके जो सरकार ने, हमें लगता है बिना प्रॉपर होमवर्क किए हुए, बिना प्रॉपर एसओपी बनाए हुए ये कानून लागू कर दिया। इसलिए ये ऐच्छिक जो अचीव करना चाहिए था, ये कानून अचीव नहीं कर सकी। केंद्र सरकार ने इंप्लीमेंटेशन में काफी ऐसे की जनता को काफी दिक्कतें हुई। प्रोफेसर भुवन, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, वो बच्चा जो खजांची जो कि पैदा हुआ था उस वक्त, पूरा कैंपेन में एक तरीके से आपका ब्रांड एम्बेसडर वही बना रहा। अखिलेश यादव उसी को ले लेकर सबके पास जाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना रुख साफ कर दिया है, इतने समय से जो बात चल रही थी उसको लेकर पर्दा साफ कर दिया है, तो अब क्या वही कैंपेन आपका अभी भी रहेगा या फिर कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वमान्य मानते हैं? रीमा जी, हम इस देश के कानून को और इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं समाजवादी, और हम जो संविधान का के तहत और हमारे कोर्ट के जो फैसला आता है उसका सबका हम लोग पालन करते हैं। लेकिन जनहित में जो हमारे निर्णय होते हैं वो केवल जनता से सरोकार होते हैं, और उसमें हमने कहा था कि जो लाइन में जो लोग लगे उसमें कितनी मौतें हुई, वो यक्ष प्रश्न आज भी सरकार के सामने खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो सब्जबाग भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे कि इससे काला बाजारी बंद हो जाएगी, इससे व्यापार बढ़ जाएगा, निश्चित तौर पर वो फेल हुआ है। और इसके साथ साथ लोग यहाँ पर विदेशों में भारत के पैसे को लेके भाग गए, एक नहीं कई उदाहरण देश में हैं। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं वो उन प्रश्नों पे समाजवादी पार्टी पहले भी खड़ी थी, हम आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि और हमारा ये भी मानना है कि जो व्यापार में जो हमारी आज आर्थिक नीतियां जो फेल हो रही हैं, लगातार सेक्टर को बेचने का जो ये सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पे ये सरकार उसमें फेल हुई है और हम इसे सरकार के फेलियर के रूप में देखते हैं। प्रोफेसर भुवन, आपका मानना है कि जो भी कुछ ये जितने भी मुद्दे आपने गिनाए उन सब की जड़ में नोटबंदी है, ये आप कह रहे हैं? निश्चित तौर पर हमने जो मुद्दे उठाए थे वो हमारे आज भी प्रासंगिक है, उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और सड़क से लेकर सदन तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। ठीक है प्रोफेसर अवनीजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और ये जो आप अब डिबेट देख रहे हैं कि सभी लोग, तीनों पार्टियां एक तरफ हैं और सवाल वही बार बार खड़ा हो रहा है कि नोटबंदी को लेकर जो फायदा होने की बात और दलील दी जा रही थी वो नहीं दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके कई सारे सवालों के सीधे तौर पर जवाब दिए, लेकिन उसके बावजूद जो राजनीति है उसकी हकीकत क्या कहती है? रीमा जी, एक बात तो बड़ी साफ सी है कि ये तो बात सच है कि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी उसका दर्द अभी तक साल रहा है विपक्षी दलों को। बहुत सारा जो काला धन था वो बेकार हो गया अचानक, एक रात में जो लोग जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए थे वो खत्म हो गए। एक बात, दूसरी बात, 2 अदालतें होती हैं, एक उच्चतम न्यायालय जिसका निर्णय आज आया है और एक वो अदालत
जनता की अदालत, जिसमें तमाम विपक्षी दल बार बार नोटबंदी के और जीएसटी के मुद्दे को लेकर के गए 2016 के पश्चात। 2016 से लेकर के 2022 के दिसंबर तक जो फैसले आए हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि भारत की जनता ने नोटबंदी के फैसले को गलत ठहराया हो, कहीं भी किसी भी तरीके से। 2019 का लोकसभा का चुनाव तो था ही, जिसमें पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिली। मैं एक बात रीमा जी आपको बताता हूँ, 8 नवंबर को हुआ, छोटी सी घटना बता रहा हूँ मैं आपको। मैं भोपाल में था 12-13 नवंबर को, मेरे पास किसी जर्नलिस्ट का फ़ोन आया। उसने कहा भाई तुम क्या सोच रहे नोटबंदी? मैंने कहा यार मोदी जी ने अजीब काम कर दिया, ये क्या होगा इसका? मैं कहा मुश्किल नुकसान हो सकता है। कहता है नहीं, तुम्हें बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं जहाँ पर हूँ, जिस एरिया में जा रहा हूँ, वहाँ पर गरीब लोग इतना नाच रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं कि हमारे पास तो थे ही नहीं। जिनके पास थे, जो पूंजीपति अपनी घर के अंदर छिपा के रखते थे, वो सब बेकार हो गए। और ये बात सच है कि जो लोग कहते हैं कि काला धन वापस नहीं आया, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि रीमा जी उस समय जो तालाब में बहते हुए, बोरी में भरे हुए अधजले नोट, वो क्या थे? वो ये तो बता दे भाई। ये जो जा रहे हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट, यार कह रहे हैं कि नोटबंदी सफल नहीं हुई, वो कौन लोग फेंक रहे थे और कितने हजारों करोड़ रुपए थे जो लोग फेंक के चले गए। कुछ लोगों ने तो मिले भी नहीं, चुपचाप जला दिए, लेकिन अधजले नोट मिले, तालाब में मिले, नदी में मिले, बोरियों में भरे मिले। वो कौन सा धन था जो लोगों ने अपने आप फेंक दिया? संजीव जी, कौन सा धन था वो जिसका जिक्र यहाँ अवनीजेश जी कर रहे हैं? कौन सा धन था जो हमने देखा कि बोरों में भर भर के लोगों ने पानी में डाला, उसके बाद लोग छोड़कर भाग गए? गड्डी, बंडल, सब कुछ मिलते थे ना उस वक्त। वो क्या था फिर? वो काला धन की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल रीमा जी, सवाल अवधेश जी से ही है कि मुकुल रोहतगी साहब उस समय भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल थे। क्या कहा था कि 4 से 5 लाख काला धन आएंगे। कितना काला धन मिला पूरा देश को बता देंगे। दूसरी तरफ स्विस बैंक ने कहा कि पिछले 14 सालों में जो काला धन नहीं था उसका दुगना से ज्यादा, 30,500 करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार में काला धन जमा हुआ। ये सरकार से पूछना चाहता पूरा देश, थोड़ा ये बताए। और मोदी जी ने पूरे देश की जनता का अपमान विदेश में जाकर कहा, लोगों के घर गरीबों जिसको कह ताली बजा रहे थे, उन्हीं घर गरीबों के घर उनके बेटियों की बहनों की शादी थी, लोग अपना पैसा लेने लाइन में लगे थे और लोग मर रहे थे, और देश के प्रधानमंत्री ताली बजा कर थे कि आज मैंने नोटबंदी कर दी। संजीव जी, इस सवाल का जवाब उनसे पूछिए। मैं दूंगा जवाब। वो मैं तो जवाब लेती हूँ। अभी तो आपने जो सवाल खड़े किए उसका बीजेपी से भी जवाब लेना है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस को दिक्कत लाइन में खड़े होने वाली बात से है या फिर कि जो आप दूसरे सवाल खड़े कर रहे हैं उससे है? मतलब दिक्कत कौन सी थी कि लोगों को लाइन में लगना पड़ा? ये दिक्कत कांग्रेस को दिक्कत रीमा जी 4-5 सवाल हैं, उस पे भारतीय जनता पार्टी बराबर पीछे हट गई। पूछना चाहता हूं कि जो करेंसी का हमारे जो अवमूल्यन हुआ, आज लगातार हम डिमोनाइजेशन करने के बाद 16 से लगातार गिरते गए, हमारी जीडीपी क्यों नहीं बढ़ पा रही? दूसरी तरफ एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो गया, तीसरी तरफ आतंकवाद रुका क्या? संसद में बयान जो है गृह राज्य मंत्री जी के हैं, और चौथी बात कि जिस चीज को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छिपाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 9.21 लाख करोड़ आरबीआई के गायब हैं, वो कहां है? थोड़ा बताओ। ठीक है, गुरु प्रकाश जी पहले जवाब देंगे, फिर अवनीजेश जी के पास जाऊंगी मैं। गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए रीमा जी, कुछ लोगों को सेल्फ गोल करने का अभ्यास हो जाता है, वो बिना सेल्फ गोल किए रह नहीं पाते हैं। रफाल पे सेल्फ गोल किया, अब इस पे सेल्फ गोल कर रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जज हैं वो कम जानते हैं, ये ज्यादा जानते हैं। मैकेंजी जो ग्लोबल कंपनी है, जो भारत को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बोल रही है, वो कम जानते हैं, ये ज्यादा जानते हैं। IMF जो पूरे दुनिया में मंदी आ रही है, भारत में ग्रोथ हो रहा है, वो कम जानते हैं, कांग्रेस के लोग ज्यादा जानते हैं। वर्ल्ड बैंक कम जानता है, कांग्रेस के लोग ज्यादा जानते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए, ये वही लोग हैं जो लगातार ये कहते थे कि भाई जहां कहीं भी टेरर फंडिंग होगी, जहां कहीं भी हमारी सुरक्षा से समझौता होगा, सबसे आगे यही खड़े होंगे। आप मुझे बताइए रीमा जी, 2014 के बाद कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में कहीं भी आतंकी हमला हुआ हो? नहीं हुआ है। PFI, आज हमने PFI को नंगा करने का काम किया है। हुर्रियत, आज जम्मू कश्मीर में देखिए शांति व्यवस्था बहाल हुई है। आज आम आदमी का, इसे देश में आर्थिक छुआछूत हुआ करता था, 45 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खुले हैं। 2.5 लाख से अधिक शेल कंपनियां थी जिसमें रॉबर्ट वडेरा जैसे लोग अपना ट्रांजैक्शन करते थे, वो 2.5 लाख से अधिक शेल कंपनी बंद हुई है। 730 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 730 करोड़, 12 लाख करोड़ उसमें हुआ है।
आज हम सम्मान के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि चाय पीने जाइए, लिट्टी खाने जाइए, जो चाय वाला है, रेहड़ी वाला है, वो गूगल पे का स्कैनर रखता है, वो सशक्त हुआ है। तो इस बात से आपको शर्म आती है? अब जब एकमात्र जज जस्टिस बीवी नागरत्ना, जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया है, जस्टिस बीवी नागरत्ना के शब्द हैं कि पॉलिसी वॉज वेल इंटेंशन, इसकी मंशा बहुत अच्छी थी, एंड आई वांट टू सीरियसली एम्फसाइज ऑन दैट। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 माननीय न्यायाधीशों ने इसका सपोर्ट किया है, कंसल्टेशन हुआ है, इकोनॉमी मजबूत हुई है, पारदर्शिता आई है। लेकिन कांग्रेस के लोग तो वैसे जो अपने आंख में पट्टी बांधे हुए हैं, उनको सेल्फ गोल करना है। राहुल गांधी जी कुछ भी उलूल जुलूल कहें, उनको सपोर्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने, जनता की अदालत ने हमें सपोर्ट किया है, हमें इनसे और कोई आशंका नहीं। संजीव जी, ये जो बात गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि 6 साल में कितने चुनाव हो गए देश में, और उन चुनावों का नतीजा क्या आया? जो बात अवस्थी जी यहां पर खड़ी कर रहे हैं, वही सवाल मेरा आपसे है कि जनता का फैसला जो है, क्या आप उसको भी नकारेंगे? और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो खैर आप नकार ही रहे हैं, लेकिन जनता पर जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो लाइनों में खड़े हुए जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो लोग तो मान रहे हैं ना ऐसा? अगर वो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब तो किसके मैंडेट पर आप शक कर रहे हैं? रीमा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूरा देश सुन रहा है। सवाल मैंने पूछा, बिल्कुल, आरबीआई के जो नोट गायब है उसके बारे में एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमारी स्विस बैंक की जो रिकॉर्ड बता रहे हैं कि लगातार 14 सालों में 30,500 करोड़ से ज्यादा रुपया इस सरकार में जमा हुआ नोटबंदी के बाद, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर जो बर्बाद होगा उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 45 साल की सबसे रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी इस सरकार में, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और पूरे एशिया में हमारी इकोनॉमी रही जो डॉलर के मुकाबले रुपया। ठीक है, ये तो वही सवाल है जो आपने अभी खड़े किए थे संजीव जी। एक बार अवस्थी जी जरा इस पर शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास चलती हूँ, अवस्थी जी के पास, फिर मैं बीजेपी के पास आऊंगी और बाकी मेहमानों को। रीमा जी, संजीव जी, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर महीने का जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ हुआ है, रिकॉर्ड है। और जीएसटी कलेक्शन का मतलब है कि वाइट में हुआ है सब कुछ काम, ये सब कुछ ये तो आप जानते हैं ना। अभी नीचे एक लाइन आ रही थी, वो मैन्युफैक्चरिंग में जितनी ग्रोथ हुई है, जितना जो भी आप जीडीपी से लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था के जिस भी आंकड़े पर बात करना चाहें, उस आंकड़े पर मैं बात करने को तैयार हूं। अगर आपको कहीं से भी ये दिखाई दे कि भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं किसी तरीके की कमी हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, आंकड़ों के साथ बात करिए, जुमलेबाजी नहीं। और अगर ज्यादा, अगर जो आप कह रहे हैं ना कि आरबीआई ये जवाब दे, एक सेकंड, एमएसएमई के बारे में भी बात कर सकता हूं, स्टार्टअप के बारे में भी बात कर सकता हूं, जिसके बारे में आप चाहेंगे उसके बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन आंकड़ों के साथ बात होनी चाहिए कि पहले 2014 से पहले कितने थे और 2014 के पश्चात, 2015 और 16 के पश्चात क्या हुए। 2 साल कोरोना के निकले हैं, जो भारत की नहीं समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत संकट का समय था, उसको भी माइनस नहीं कर रहा मैं। उसके बावजूद अगर फास्टेस्ट इकोनॉमी है तो वो भारत की। एक बात, छोटी सी बात और कह दूंगा, आपने चीन के गलवान के बारे में कहा था, जो पार्टी ये कहती है कि हमारे 20 जवान शहीद कर दिए चीन ने, सच है, उनके 79 के करीब मरे, जो वो नहीं बताते। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं आपकी बात मान लूं तो उस कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो उस चीन के साथ वो समझौता रद्द करना चाहिए जो 2008 में किया था राहुल गांधी ने। वो समझौता न सार्वजनिक कर रहे हैं न रद्द कर रहे हैं, और रोज चीन को कह रहे हैं घुस रहा है अंदर। ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, चीन नहीं, मेरा मतलब तो चीन पर उस बयान से था जिसमें नहीं, संजीव जी जो बात आपने कही, मैं भी तो वहीं पर आना चाह रही थी ना, कि अगर विदेश में प्रधानमंत्री को सवाल में खड़ा किया, लेकिन विदेश में जाकर राहुल गांधी अगर ऐसी बात करते हैं, चीनी सेना इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकी जितना नोटबंदी ने पहुंचाया, तो देश की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था, तमाम फैसले, तमाम जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब बात आ गई है, उन सब पर वो तो सवाल खड़ा कर रहे हैं विदेश की धरती पर जाकर। रीमा जी, ये पिछली यूपीए सरकार की देन थी कि नोटबंदी के पहले 8.3% जीडीपी थी, और अभी अवस्थी जी ने कहा, आपको ख्याल होना चाहिए, कोरोना की आड़ मत लीजिए, कोरोना के पहले कोरोना कहां धड़ाम थी इसको। अरे वो आंकड़ों पर बात कर रहे हैं संजीव जी, इसीलिए उन्होंने कहा कि जुमलेबाजी में मत पड़िए, जुमलेबाजी में मत पड़िए, आंकड़ों पर बात कीजिए, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। पार्टी करती है नहीं, कोरोना की आ रही है, कोरोना नहीं, कोरोना में सब कुछ बंद था कि नहीं था? अवस्थी जी, नहीं, आपने कहा कोरोना की आड़, कोरोना के पहले वो वास्तविकता बताइए, कोरोना के वास्तविकता है, कहां पे थी, यथार्थ है इस देश का, इस दुनिया का। कोरोना के पहले हमारी जीडीपी कहां थी, थोड़ा देश को बता दीजिए।
नोटबंदी तो 2016 में हुई थी ना, कोरोना 2020 में आया। बताइए मार्च 2020 के पहले हमारी जीडीपी कहां थी? और आज कहां पर है? अब फिर आपने कहा, बताइए, बताइए आज आप कहां पर है? बताइए ना कहां पर है? घुमाइए नहीं। अरे बताइए ना कहां पर है आज? आज बताइए ना कहां पर है? 3.4% आज कहां पर है? सुनिए अवस्थी जी, और जिस चाइना का नाम लेके आप बात कर रहे हैं, ग्रोथ इकोनॉमी है कि नहीं है? आप हाँ या नहीं? राजनीतिक विश्लेषक हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप पक्षकार बन के आए? पहले सुनिए ना। संजीव जी, प्रोफेसर अवस्थी, अगर अपनी रिसर्च के बेस पर एक सेकेंड, एक तो वो रिसर्च की बेस पर बात कर रहे हैं, वो आंकड़े आपको सीधे बयान में लेकर के आ रहे हैं, बहस में लेकर के आ रहे हैं, रिसर्च तो फिर मैं भी उसी रिसर्च पे बात कर रहा हूँ। अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी के पक्षकार होकर के बैठे, पूरा देश देख रहा है। अच्छा, मतलब जो भी जुमलेबाजी में ना पड़े, जो हकीकत पर बात करे, जो आंकड़ों पर बात करे, वो बीजेपी का पत्रकार हो जाता है। जुमलेबाजी का सत्य तो रीमा जी अमित शाह ने खुद स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी प्रयोग करती है। जिसका ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु प्रकाश जी, आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि जुमलेबाजी वर्सेस आंकड़े, अभी तो बात यहां पर आकर चल रही है। और अगर हम आरबीआई रिपोर्ट की भी बात करें, जिसका खुलासा यहां पर संजीव जी कह रहे हैं, तो 3 बातें आज खड़गे जी की तरफ से आई जब उन्होंने ट्वीट किया इस फैसले के बाद। वो ये कह रहे हैं कि 120 लोगों की जान गई, उसका जिम्मेवार कौन था? दूसरी बात वो कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया, उसका जिम्मेवार कौन था? नकली नोट जो है वो कम होने की बजाय बढ़े हैं। और चौथी बात कि काला धन कम नहीं हुआ है। ये 4-5 बातें खड़गे जी ने आज ट्वीट के माध्यम से आपके ऊपर निशाना साधा। नहीं, देखिए रीमा जी, कुछ बातें स्पष्ट हैं। राहुल गांधी जी कुछ बोल देते हैं, अब उनको डिफेंड करने के लिए इनके सभी नेता निकल आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का सामूहिक विवेक कम है, देश की जनता का सामूहिक विवेक कम है। अरे भाई, जब आंकड़े बद तरीके से आपको बताया गया है, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया के। पूरी दुनिया में जहां मंदी का असर हो रहा है, पूरे दुनिया के निवेशक हिंदुस्तान पे एक आशा और उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है पारदर्शिता। उसका कारण यही है कि जो हमारा इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर का कंपोनेंट था, वो 52% से हटके 22% हो गया है। सब कुछ व्हाइट है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। 1.5 लाख करोड़ से अधिक का तो हमारा कलेक्शन होता है जीएसटी में, लेकिन उसके बावजूद आप देखने को तैयार नहीं है। आज आम आदमी, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी सशक्त हुआ है, और गूगल पे, यूपीआई, भीम ऐप सबके पास मौजूद है, सब सशक्त हो रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं दिखता है। आपने लगातार 2016 से लेकर के आज तक जो नेगेटिव पब्लिसिटी की थी, सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का प्रयास किया था, आप आज एक्सपोज हो गए हैं। इसलिए आपका धैर्य खत्म होता जा रहा है, आप इंपेशेंट होते जा रहे हैं। कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं देख रहा था, पवन खेड़ा जी का। उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, बस सरकार पे आक्रमण करना है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक बस एक आग्रह करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपलोड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट पे कटघरे पे मत खड़ा करिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप चुनाव हार जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत है। आप चुनाव हार जाते हैं, ईवीएम गलत है। सुप्रीम कोर्ट में आपके मन मुताबिक निर्णय नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट तक को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, ये उचित है क्या? संविधान आपके हिसाब से चलेगा क्या? संवैधानिक संस्थान आपके हिसाब से चलेंगे क्या? ये मानसिकता ठीक नहीं है, ये देश के लिए, संविधान के लिए उचित नहीं है। रीमा जी, देश तथ्यात्मक विषयों पे बात करना चाहता है, गुरु प्रकाश जी उससे डिरेल कर रहे हैं। संजीव जी, लेकिन ये सवाल नहीं, संजीव जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप तो यहाँ पर आंकड़े, आप तो तमाम बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर मैं भी देख रही हूँ कि जयराम रमेश ने भी जो पीसी की, उन्होंने सिर्फ ये बात कही कि माफी मांगे प्रधानमंत्री और बीजेपी। पवन खेड़ा ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं पर भी आंकड़ों की बात नहीं हुई। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं पर भी आंकड़ों की बात नहीं हुई ना संजीव जी। ये तो फिर वही जिसकी बात हम कर रहे हैं, जुमलेबाजी तो वही हो गई ना। सिर्फ तथ्यों पे बात कर लेते हैं एक बारी। मैं गुरु प्रकाश जी से पूछ रहा हूं कि 120 से ज्यादा लोगों की जान गई, इसके जिम्मेदार कौन है? थोड़ा बताइए। अरे कौन है जिम्मेदार? संजीव जी, आप उनके पास है, लेकिन मेरा भी आपसे यही सवाल था कि दिक्कत किस बात को लेकर है? दिक्कत इस बात को लेकर है कि लोग लाइन में लगे थे, या दिक्कत इस बात को लेकर है जो आप आर्थिक विषयों पर सवाल खड़े कर रहे हैं? दोनों में से किस पर दिक्कत है? रीमा जी, जिस लक्ष्य को लेकर के कहा गया, जिस लक्ष्य को लेकर के डिमोनाइजेशन किया गया, उस लक्ष्य में सरकार असफल रही। तमाम आंकड़े और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, 4 जजमेंट हुआ। मैं फिर कह रहा हूं गुरु प्रकाश जी, आप एक जज के उत्पाद को आधे अधूरे क्यों कर रहे हैं?
मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आज हम कह रहे एमएसएमई हैं, सेक्टर अरे कहां गया? जजमेंट जाके आज देखिए आपके साहब। 45 साल की बेरोजगारी लगातार। संजीव जी 4 वर्सेस 1 और 1 की भी जो बात है कोट अनकोट अगर आप कहें, उन्होंने किस चीज पर सवाल खड़ा किया? आपने तो जजमेंट देख लिया होगा ना, सभी ने बिल्कुल देख सही लिया बात। है। आप किस चीज पर उन्होंने, एक जो कंसेंट नहीं हुआ है वो किस चीज पर हुआ है बताइए, उन्होंने क्या बोला है? तो क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? सारी जो उन्होंने ये नोटबंदी कहा, को लेकर जो उन्होंने सरकार ने सिर्फ नहीं, उन्होंने आप सिर्फ दो एक बात चीजों कही, को- उन्होंने रीमा जी, एक दो बात सवालों कही है को ना, मत खड़ा सुनिए करिए। तो सही, उन्होंने एक बात कही है कि कानून बनाकर नोटबंदी होनी चाहिए थी। इस बात ठीक पर है। उन्होंने भी सवाल नहीं खड़ा कि हुई। गलत फैसला था या सही फैसला था। उन्होंने कहा संसद में इस बात को उठा, संसद में बात हुई। उन्होंने कहा कि आप आरबीआई के 26(2) के तहत सारी करेंसी को रद्द नहीं कर सकते। क्या किया गया? ये क्यों किया गया? ये गलत नहीं था। अरे तो 4 लोग क्या बोल रहे हैं वो आप नहीं देख रहे हैं। फिर आपने वही क्या बात कही? वही तो मेरा सवाल है, तो वही मेरा फिर सवाल है आपने आपसे। क्या बात कही? चलिए प्रोफेसर भुवन जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, क्या गरीब व्यक्ति अगर लाइन में लग के जो मर गए, चाहे वो संख्या 120 ही आप बता रहे अपने आंकड़ों के हिसाब से, क्या वो 120 भारत की जनता में नहीं आते? क्या भारतीय जनता पार्टी को उनके लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? दूसरा विषय, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा आप। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, नोटबंदी का अगर फ़ायदे हम कहते हैं तो हम पाते हैं केवल भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिला, और कैसे कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। आज इनके जो 5 स्टार कल्चर के जो कार्यालय खुल गए और जो चुनी हुई सरकारें लगातार ये गिरा रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या वो सरकार, क्या देश की जनता जानती नहीं तो कि वो उसमें नोटबंदी का पैसा पैसा चल है, रहा आप ये कह रहे हैं वो नोटबंदी का पैसा है? वो और इससे भी बड़ा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ रीमा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब जो इनके मित्र बाहर भागे, चाहे ललित मोदी, नीरव मोदी, इनका जो काला धन है वो कब तक वापिस आएगा? ये तो जुमलेबाजी वाले लोग हैं। ये कब तक मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा रिसर्च के साथ बात करनी चाहिए। जो लोग आप भगोड़े जिनकी बात कर रहे हैं ना, उन सबके अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, ये कानून के तहत वो काला रिकवरी हो गई है। आप कहां पर बात कर रहे हैं? थोड़ा सा अपडेटेड होकर रिसर्च बेस्ड बात कीजिए ना। रीमा जी, कहां अकाउंट गए हैं? रीमा जी, मैं अच्छे से अध्ययन करता हूँ। प्रोफेसर साहब एक मिनट, हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश का जो काला धन है वो कब वापिस आ रहे हैं? वो कब देश में आ रहे हैं? ये देश जानना चाहता है, सरकार क्या कर रही है उसके लिए पूछना चाहती है। वो काला धन का जो गया है वो कब वापिस आएगा? ये सरकार के फेलियर के रूप में नोटबंदी को मानते हैं हम लोग। ओके, लेकिन आपने एक अवस्थी जी, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन जो आपने एक बड़ा आरोप लगाया गुरु प्रकाश जी, जो आपके ऑफिसेस बन रहे हैं, जो आप अलग अलग सरकारों के साथ जो इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ पे, वो सब क्या नोटबंदी से जब्त हुआ जो काला धन आया था उसी से हो रहा है? नहीं, देखिए रीमा जी, कुछ लोगों का कैसेट फंस जाता है, तो कैसेट फंस गया है। चंदा कोचर जी, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी शासन में थी, गठबंधन में थी यूपीए में, तब पैसा लेके भागी थी। जरा देख करके आइएगा प्रोफेसर साहब, लाइन से विजय माल्या जो पैसा लेकर के भागे थे, आप लोगों ने राज्यसभा सांसद बनाया था, जरा देख करके आइएगा। तो गलत, इस प्रकार गलत कह रहे हैं, हमारी पार्टी के राज्यसभा आप फिर से बीच में बोल रहे हैं। आप गलत जानकारी दे रहे हैं देश को। गलत में तो बोलेंगे वो हम। आप सरकार में नहीं थे क्या? वो आप सरकार में नहीं थे क्या? आप बोल रहे हैं ना आपकी पार्टी ने बनाया, आप गलत गलत को बोल रहे हैं। मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ, आपके 5 स्टार जो कार्यालय बने हैं वो मैं देश के सामने बोल रहा हूँ। आपके 5 स्टार वो बने, हमारी पार्टी के कभी कभी वो नहीं, गलत बात मैं सुनूंगा, गलत बात मैं नहीं सुनूंगा। गुरु प्रकाश जी, तेज बोलने से आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ। आप गलत बोलेंगे कि वो समाजवादी, आपने कैसे देश को गलत गुमराह किया कि वो राज्यसभा सदस्य समाजवादी पार्टी के? गुरु प्रकाश जी, आप देश को कैसे गुमराह कर सकते हैं? वो हमारी पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो आपके मित्र थे, वो आपके मित्र थे, वो आपके मित्र थे, भारतीय जनता पार्टी के मित्र थे, वो नीरव मोदी देख रहा है। हाँ, तो देश देखना। फिर आप किस तरह बोल रहे हैं कि हमारे साथ रिकॉर्ड लाइए? आप रिकॉर्ड दिखाइए, हमारी पार्टी के सांसद थे वो, आप दिखाइए ना। आप देश को कैसे झूठ बोल सकते हैं? आप समाजवादी पार्टी के संस्कार यहाँ मत दिखाइए। आप अपने संस्कार मत दिखाइए। गलत बात का विरोध हम जमीन पर भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। समाजवादी पार्टी की गुंडा यहाँ मत दिखाइए। आप गलत आंकड़े देंगे तो हम यहाँ भी विरोध करेंगे, सड़क में भी करेंगे। इस बात का प्रोफेसर है, मान रखिए इस बात तो का। आप भी मान रखिए, देश को सच बताइए। गुरु प्रकाश जी, आप भी देश को सच बताइए। आपने झूठ बोलने का काम करा कि वो समाजवादी पार्टी के एमपी थे। आप लाइए, मुझे दिखाइए समाजवादी पार्टी के। आपने जो बात कही गुरु प्रकाश जी,
एक ऑब्जेक्शन है उनका कि आपने जो आंकड़ा और जो नाम आपने दिया है वो बेसिकली उनकी पार्टी से उसका कोई लिंक नहीं था, वो ये कह रहे हैं। किस पार्टी के थे वो भी अच्छा मुझे ठीक है, बता जवाब दीजिए। सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। 27 साल से पॉलिटिक्स में आ रही हूँ। हाँ गुरु प्रकाश जी। रीमा जी, जिस पार्टी के नेता बोले लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, उनके संस्कार स्वाभाविक हैं, ये यही बोलेंगे। लेकिन हम पुनः बताना चाहते हैं कि चंदा कोचर जब यूपीए के समय पैसा लेकर के भागी थी तो आप गठबंधन में नहीं थे क्या यूपीए में? बताइए, आप मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं? गठबंधन में नहीं थे आप? नहीं, तब गठबंधन में नहीं थे। आप संस्कारों की बात कर रहे हैं। आपके सहगर जी, आपके चिन्मयानंद जी, इनके संस्कार देश जानता है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। आपके दिशा में ले जा रहे हैं, आप गुरु प्रकाश जी ले जा रहे हैं, आप उनको बोल दीजिए। कहां से कहां गुरु मुद्दा जा प्रकाश रहा जी है? को ले जा रहे हैं, गुरु प्रकाश जी कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे मरहूम नेता के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, दोनों अब ही मैं लोग- आपके चिन्मयानंद स्वामी का आंकड़ा खोल दूंगा प्लीज, देश के सामने। इस तरह के बयान नहीं, डिरेल आप मत कीजिए डिबेट को। गुरु प्रकाश जी माफी मांगे, मैं चिन्मयानंद स्वामी जी का खोल दूंगा, मैं आपके सहगर जी का खोल दूंगा। प्लीज इस तरह की आप हमारे मरहूम नेता के बारे में कैसे बोल सकते हैं? प्रोफेसर भुवन और गुरु नेशनल प्रकाश चैनल में हमारे नेता के बारे में कैसे बोल सकते हैं? नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया एक तो। मरहूम नेता के बारे में कैसे बोल सकते हैं? ओके माननीय मोदी किसी के बारे में कोई किसी के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा है, एक गुरु टिप्पणी की बात प्रकाश हो जी रही है। जस्टिस अरे इस पीवी प्रकार से नागरत्ना का नाम देखिए, ले लेते हैं। ओके, ठीक है। सवाल का जवाब दे दीजिएगा। समाजवादी आप पार्टी के जस्टिस- संस्कार जो जस्टिस है पीवी ये नागरत्ना जाहिर के है, लेकिन चंदा कोचर को पीवी आपने नागरत्ना भगाया, के चंदा फैसले कोचर आपने- को आपने भगाया। ये देश संजीव जी किया। रुक जाइए एक सेकंड, संजीव जी रुकिए अभी। मैं अधिकृत रूप से कहता हूँ, चंदा कोचर जी का हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो हमारी पार्टी की ना कार्यकर्ता है ना नेता है। आप गठबंधन में नहीं थे। हमारी पार्टी की ना कार्यकर्ता है ना नेता है। आप देश को झूठ बोलते हैं, कभी कह देते हैं वो हमारे पार्टी के सांसद है। आप देश को गुमराह करने का काम करते हैं, यही जुमलेबाजी आपका स्वभाव है, इसी का हम विरोध करते हैं। एक सेकंड चंदा कोचर कहाँ भागी है? चंदा कोचर भागी है क्या? एक मिनट गुरु प्रकाश जी। रीमा जी, चंदा कोचर भागी है क्या? अरे उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं था क्या? आरोप नहीं लगा था उनके ऊपर कार्रवाई अब ये हुई आरोप है। कार्रवाई अब हाँ, हुई है। आरोप हुई। कार्रवाई हुई है, लेकिन वो भागी नहीं, किसी भगाया कार्रवाई नहीं। अब हुई है। मैं भ्रष्टाचार की बात हो रही है डॉक्टर सुनील, वो भ्रष्टाचार का एक एग्जांपल था। लेकिन प्रोफेसर भुवन, मैं आपको यही बताना चाहूंगी, गुरु प्रकाश जी ने जो बात कही, जहां तक मुझे समझ आया, अगर मैं गलत हूं तो जरा करेक्ट कीजिएगा, उन्होंने ये कहा कि आप सरकार के साथ थे गठबंधन में जब ये सब हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका क्या लिंक था, उन्होंने कहा कि सरकार में आप शामिल थे। इन्होंने ये सवाल खड़ा किया उन्होंने। मैं बोलना चाहता हूँ सीमा जी, जो इन्होंने गलत देश को गुमराह कहा। इन्होंने कहा कि जो भाग गए वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, ये इन्होंने देश के लिए गलत कहा। फिर दूसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, कहां से आए? हमारे आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं बोलूँ इन्होंने क्या कहा? आप कंफ्यूज आपने कहा कर रहे हैं। इन्होंने उनके जो भाग गए वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। नहीं, इन्होंने बोला ये कहा समाज, इन्होंने बोला इसका विरोध कर रहे हो? मैं इन्होंने बोला इनके समाजवादी विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने आप बात गुरु को गुमराह प्रकाश जी कर ने रहे हैं। ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांसद कह रहे हैं। नहीं, इन्होंने तो बोला ये समाजवादी- भुवन जी विरोध करे। नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, यही कह रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा समाजवादी अभी तो पार्टी के आपने ये सांसद। कहा, रिप्ले कर दें? आप रिप्ले कर, मेरी बात सुन, मेरी बात नहीं, को अभी सुनिए। रिप्ले कर देते हैं। आप प्रोफेसर साहब किसकी पार्टी के आपने अभी प्रवक्ता कहा है ना, क्या? समाज अरे भारतीय भैया, मैं जनता तो यहाँ पार्टी पे के प्रवक्ता बैठा है। हूँ। तो फिर बात सुनिए ना, अभी आपने जो कहा मैं तो उसकी मैं बात कर आपसे रहा हूँ। कहना चाहता हूँ, वो हमारी आपने पार्टी जो- के। अच्छा आप सुन लीजिए अब नहीं, अभी नहीं, अब आप सुन अभी लीजिए। मेरे को पहले बोलने अब आप सुन दीजिए। लीजिए आप- कि अब हमें बात अपनी जो रखने विजय दीजिए। माल्या को जो लोन दिया गया था, वो लोन किस सरकार ने दिया था? मैं आपसे बोलना एक चाहता हूँ। सेकंड, नहीं, सिर्फ ये बताइए आप मैं आपके किसके कहने पर, कौन से प्रधानमंत्री के कहने पर वो फोन बैंकिंग जो हो रही थी वहां पर, वो कौन था? वो भारतीय मनमोहन सिंह जी थे। वो भारतीय जनता और पार्टी डर के के मारे- शासनकाल में भागे हैं, ये और तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको भगाया। ये प्रोफेसर जिसको- साहब सुनना चाहते तो ऐसे सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, ऐसे सुन लीजिए। जब हम उन पर आरोप लगा रहे जब उनको ये तो आप लगा- हमारे को घेरने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, आप अपने मैं तो मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूं। आप अपनी राजनीतिक स्थिति की दृष्टि से आइए ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन, किसी को कोई यहाँ घेरने की कोशिश नहीं कर रहा, सब भारतीय फैक्ट्स जनता पर पार्टी बात के कर रहे स्पोक्सपर्सन हैं। थोड़ी आप सब राजनीतिक फैक्ट्स विश्लेषक पर कर बात रहे हैं। कर रहे हैं भाई। राजनीतिक- Don't be- तो राजनीतिक अगर कोई विश्लेषक होने फैक्ट्स का उनके मतलब पास क्या है? आएंगे वो बात करेंगे ना। प्रोफेसर भुवन, इसमें बीजेपी मैंने कांग्रेस तथ्य और के साथ समाजवादी बात पार्टी का क्या की, मतलब तथ्य है? की नहीं कि विजय माल्या को लोन मनमोहन सिंह के कहने पर दिया गया, और जब उनको लगा हमें पता है कि भारतीय ये सरकार- जनता पार्टी के शासनकाल अरे में वो भागे हैं। हाँ, वो- भारतीय जनता पार्टी ने अपने मित्रों को भगाया है। हाँ, ठीक भारतीय है, जनता भाई। पार्टी के वो मित्र हैं, ठीक है। वो गए सब भारतीय अब जनता सुन पार्टी। लीजिए, अब सुन लीजिए, ऐसा हुआ
कि जब उनको लगा कि लोन तो मैं ले लिया है, लेकिन अब ये जो नई सरकार आई है मुझसे वसूल करेगी, तो भाग गए। तो कितना वसूल कर ले बताइए ना। देश सारा हो गया, आपको कहाँ मालूम नहीं है। वसूल हुआ, कहाँ आप वो बताइए, लेके आए? आप बताइए वो कितना टाटा वसूल बाय हुआ? करके चले आप गए आप बताइए लोगों कितना को। वसूल हुआ? आपके शासनकाल में आपके चले गए और आप आपके बताइए। भारतीय जनता पार्टी के अरे नेताओं खुद की विजय संस्तुति माल्या कर ये रहे कह रहा है भारतीय जनता कि पार्टी जितने के का नेताओं मैंने की लोन संस्तुति लिया करके गए। उससे ज्यादा तो वसूल भारतीय कर लिया जनता पार्टी मुझसे। की संस्तुति लेके गए। अरे वो कह रहा है, विजय माल्या खुद कह रहा है जितने का लोन नहीं लिया ओके मैंने उससे ओके ज्यादा तो ओके वसूल ओके कर लिया ओके इन्होंने। ठीक है प्रोफेसर भुवन, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आपको इस बात पर ऑब्जेक्शन है कि यहाँ पर अवस्थी जी क्यों इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को जो ऑब्जेक्शन है, मेरे को अवस्थी जी की बात पे नहीं, मेरे को एक मिनट अवस्थी जी जल्दी से। गुरु प्रकाश की बात पे। गुरु प्रकाश बोल रहे हैं कि वो हमारी पार्टी के सांसद थे। वो अरे हमारे नहीं पार्टी के बोला सांसद थे। उन्होंने भाई, बोला कहाँ ना? बोला है? मैं वही तो आपको करेक्ट कर रही हूँ। एक विषय उन्होंने आपको बोला कि आप साथी थे उस गठबंधन सरकार में, ये बात बोली है उन्होंने। चलिए आप उसको देख लीजिएगा। हाँ। दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आज भी मानते हैं कि जो लोग मर गए हैं वो केवल सरकार की गैर जिम्मेदाराना रुख से मर गए हैं। ओके। उसमें देश से माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। ओके। नंबर 2, आज भी जो हमारी जीडीपी है वो लगातार गिर रही है, ओके। रुपया गिर रहा है। ठीक है, इसके लिए पहले माफी पर आते हैं। गुरु प्रकाश जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मैं जरा डॉक्टर सुनील के पास जाऊंगी। गुरु प्रकाश जी, माफी की बात लगातार हो रही है। हाँ, नहीं देखिए ऐसा जो लोग है। लाइन में लगे थे उनके लिए, उनके बिहाफ पर माफी। नहीं देखिए रीमा जी, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कम से कम इस प्रकार भ्रमित नहीं करना चाहिए, इस प्रकार नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहिए। पिछले क्वार्टर का ग्रोथ देखिएगा 13.5% है। पूरी दुनिया हमारी तरफ आशा और उम्मीद की नजरों से देख रहा है। आप मैकेंजी से ज्यादा बेहतर अर्थशास्त्र जानते हैं क्या? आप मुझे बताइए कि इंडिया आज पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है कि नहीं है? बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं तो? आज हम यूके से ऊपर हैं, यूरोप से ऊपर हैं, तब भी आपको नहीं दिखता है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गुरु और प्रकाश जी, सारे सरकारी संसाधन आप बेच रहे हैं। गेल आप बेच दिया, आपने सेल आपने बेच दिया है, आपने सारे हवाई अड्डे बेच दिए हैं। ये आपने प्रोफेसर भुवन हाईजैक मत करिए शो को। प्रोफेसर भुवन, एक एक करके हम बात करेंगे, तभी बात सामने आ पाएगी। और देखिए डॉक्टर सुनील बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं एक मिनट डॉक्टर सुनील के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर सुनील, मेरा जेडीयू की तरफ से मैं बस यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो आना चाहिए था नोटबंदी से निकलकर वो बात नहीं सामने आ पाई, ये जेडीयू मान रहा है। तो इसका मतलब क्या जेडीयू अब जब विपक्ष का जो विरोध है नोटबंदी के खिलाफ उसमें शामिल होगा? देखिए रीमा जी, स्पष्ट जानिए, कोई भी सरकार अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो हम उसका समर्थन करते हैं। आपको याद होगा माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि नोटबंदी के साथ साथ आप बेनामी संपत्ति पर भी आप करिए। तो मेरे कहने का मतलब है, सिद्धांततः भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी कार्य कोई भी सरकार करे मैं उनके साथ हूं, लेकिन कानून बनाने से पहले उसका प्रॉपर होमवर्क हो कि आम जनता परेशान न हो और उसका एक इच्छित रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट आए। नोटबंदी के केस में जैसे जैसे न्यूज आइटम आए हैं कि लाइन में लगने से लोगों को काफी परेशानी हुई, लोगों को काफी उसमें कुछ जाने भी गई। इसके साथ ही टेररिस्ट के पास 2000 के नए नोट पहले पहुंच गए। कैसे पहुंच गए ये केंद्र सरकार के एजेंसियां जांच करे। इसके साथ ही जितने नोट आने चाहिए थे वापस, कि भाई लगे कि इतना कम आया तो लगेगा कि इतने नोट जो काला धन थे, लेकिन नोट काफी आ गए, वो भी करीब डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दिया। ओके। इसीलिए मैं कहूंगा एक सेकेंड जी, मैं कहूंगा भ्रष्टाचार के किसी मुहिम के हम पक्षधर हैं, चाहे कोई सरकार करे। ओके। लेकिन ऐसे नियम कानून बनाने से पहले वो होमवर्क प्रॉपर कर ले, एसओपी बना ले, ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो और डिजाइन रिजल्ट आवे। डॉक्टर सुनील, जो बात आपने कही यहां पर, उसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कोर्ट में भी बोला और कोर्ट ने इस बात को माना है। उन्होंने कहा कि देश को जो आर्थिक सफलता मिली और लोगों को जो कठिनाई हुई, उन दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि देश को अगर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, उसको आगे ले जाना है, कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत थी, तो उसकी तुलना कुछ दिन अगर लोगों को कुछ कठिनाई हुई उससे नहीं की जा सकती। ये दलील केंद्र सरकार दे चुकी है बार बार और कोर्ट में भी दी है। देखिए, ये कुछ कठिनाई शब्द जो है ना रीमा जी, ये बड़ा ही सब्जेक्टिव है। हमें लगता है इसको व्याख्या की जरूरत है। ये कुछ कठिनाई क्या होता है? अगर कठिनाई हुई, लोगों को जाने गई, तो हम उसके लिए केंद्र सरकार माफी मांग करके उसको आगे बढ़नी चाहिए कि भविष्य में मैं ऐसा कोई अगर काम करूंगा तो उसका मैं प्रॉपर होमवर्क करूंगा, आम जनता परेशान नहीं होगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम एक ठीक रिजल्ट देगा, इसकी उन्हें वो गारंटी जनता को देनी चाहिए। तो डॉक्टर सुनील, जब गठबंधन चेंज हुआ था उससे पहले जितने समय 5 साल तक
फैसले के बाद नोटबंदी के आप लोग साथ में थे, तब ये सब तमाम जो दलीलें दी गई थी क्या बीजेपी को, या इस पर मोहर लगाने से पहले बात की गई थी क्या आपकी तरफ से? रीमा जी आपको याद होगा कि जब नोटबंदी के फैसले आए थे तो हम संभवतः गठबंधन के खिलाफ थे, उनके एनडीए के, लेकिन तब भी सिद्धांततः भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मुहिम हो, किसी भी सरकार की मुहिम हो, तो हम उसके समर्थन में रहते हैं, और उसको लेकिन वो कारगर हो और वो आम जनता को दिक्कत ना हो। सर्जिकल स्ट्राइक से कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कोलैटरल डैमेज ना हो। सुनील जी के लिए एक बात डॉक्टर सुनील, लेकिन जब तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े होते हैं ईडी और सीबीआई के या फिर कि आरजेडी के लोगों पर, तो वो भ्रष्टाचार के केस में आता है या नहीं आता है? निश्चित आता है रीमा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप साथ में हैं या उसके खिलाफ में आप? एक रीमा जी बोलने दीजिए। बड़ी विडंबना है कि केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी विश्वसनीयता किस प्रकार खोई है ये आप देख रही हैं। वो केवल विपक्षी नेताओं को हैरेस करने में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि डॉक्टर सुनील, फिर तो बात वही आ गई ना डॉक्टर सुनील, अगर सरकार और एजेंसियां काम करें तो वो, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करें तो वो राजनीति से प्रेरित हो जाता है, तो फिर काम कैसे होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ? रीमा जी मुझे वाक्य कंप्लीट करने दें। अगर फैसलों के खिलाफ ही सवाल खड़े करने हैं तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का आप समर्थन कैसे करेंगे? एक सेकंड में आपको जवाब देता हूं। अगर उनके फैसले आते तो मैं खिलाफ क्यों होता? देखिए, वर्षों से केवल रेड हो रहा है, वर्षों से बातें हो रही हैं, किसी भी प्रकार मैं 10 सेकंड चाहूंगा, उसका निर्णायक अंत तक नहीं पहुंचा है। 10 सेकंड सीबीआई के पास, ओके 10 सीबीआई के पास, एक सेकंड, सीबीआई के पास रीमा जी अगर कुछ ठोस साक्ष्य और सबूत होते तो अभी तक वो दे दी होती। इतने बरस बीत गए, हम गठबंधन से थोड़ा सा हमें अपनी याददाश्त को ना थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत होती है, क्योंकि वही नीतीश कुमार जो सबसे ज्यादा ये मुहिम चलाकर बीजेपी के साथ आए थे भ्रष्टाचार की आरजेडी के लोगों के खिलाफ में, वही अब आज उनकी पार्टी ये बात कर रही है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि अटपटा सा लग रहा है। 10 सेकंड में अवस्थी जी और फिर मैं गुरु प्रकाश जी के पास आऊंगी। 10 सेकंड। सुनील जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन यह है कि नोटबंदी में जितने लोगों की मृत्यु हुई उससे सचमुच दुख है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा शराबबंदी में हुई है, उसके बारे में कभी मांगा है क्या? किसने मांगी माफी? किसने मांगी माफी और किसने उस शराबबंदी की समीक्षा की? देखिए रीमा जी चर्चा कराएंगी शराबबंदी पे, मैं 5 घंटे। आपने मौतों की बात की है ना, लेकिन आपने की ना, 2 बंदियां हुई हैं, नोटबंदी और शराबबंदी। नहीं, नोटबंदी और शराबबंदी, शराबबंदी पर चर्चाएं होंगी। मैं कब होंगी? कितने लोगों की जान गई है उसमें? तो शराबबंदी कितने लोगों की जान गई है? आंकड़ा है आपके पास? भाई, हमारे रीमा जी के परमिशन से आप इस वाद विवाद को शराबबंदी पर ले जाए, मैं तैयार हूं। आपने बात की है, क्योंकि यहाँ पर मौतों की बात हो रही है। एक सेकंड डॉक्टर सुनील, क्योंकि यहाँ पर मौतों की बात हो रही है, लोगों की मौतों की बात हो रही है, देशवासियों की मौतों की बात हो रही है ना, इसीलिए सवाल तो खड़ा होता है कि एक फैसला वो था जिसने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में निर्णय लेने के लिए और उसको आगे ले जाने के लिए फैसला लिया, उससे अगर कुछ मौतें हुई है तो उस पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन शराबबंदी से किसका फायदा हुआ है? देखिए, शराबबंदी से मौत पर जो बात बोले रीमा जी, आप ये बताएं, जिस जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहां जहरीली शराब से मौत का आपकी उस नीति की वजह से लोगों की मौत हुई है बिहार में, ये सच है? आपकी एक नीति की वजह से बिहार के हजारों लोगों की मौत हुई है, ये सच है ना? चलिए वक्त की बात है गुरु प्रकाश जी के पास। अवस्थी जी, मैं आपकी बात को नहीं मानता, क्योंकि ऐसी बातें अगर होती तो ये बिहार में जहरीली शराब से मौतें होती। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा अन्य राज्यों में बिहार से ज्यादा है, इवन गुजरात में जहां शराबबंदी है वहां भी ज्यादा है। डॉक्टर सुनील, जस्टिफाई नहीं, इतनी बेदर्दी से जो मौतें हुई हैं उनको जस्टिफाई किसी को भी करने का कोई हक नहीं है, किसी को भी जस्टिफाई करने का हक नहीं है। मैं नहीं करता। गुरु प्रकाश जी, ओके गुरु प्रकाश जी जल्दी से। हाँ नहीं, देखिए रीमा जी, जिस पार्टी के नेता ने यह कहा हो कि पियोगे तो मरोगे, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, महिलाएं विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, वो डिमोनेटाइजेशन पे इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। आपके नेता ने जो इनसेंसिटिविटी का परिचय दिया है, आपको मुबारक हो, लेकिन इस प्रकार से नेगेटिव पॉलिटिक्स करना ये शोभा नहीं देता है। दूसरा, आपने कहा कि ईडी, सीबीआई ये ऑपोजिशन के लोगों को टारगेट करती है। चंदा कोचर जेडीयू में है क्या?
प्रश्न चिन्ह के साथ पूछ रहा हूं, ऑपोजिशन में है क्या? अरे भाई उन्होंने चोरी की, अपराध का आरोप लगा, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इस प्रकार भ्रमित मत करिए। और नीतीश कुमार जी जो हाई मॉरल पेडिस्टल पे जा रहे हैं, सत्ता के लोभ में अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर रहे हैं, आज उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई मॉरल लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है भाषणबाजी करने का। तमाम ऐसे आरोप हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम, रेल मंत्रालय में रहते हुए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी कुर्सी बची रहे, आपने नैतिकता के साथ समझौता किया है। ये बिहार के लोगों ने भी देखा है और देश के लोगों ने भी देखा है। नेगेटिव पॉलिटिक्स से बचिए, ये आपके हित में है। ओके, अंत में चलते चलते बस एक क्विक रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी प्रोफेसर भुवन और उसके बाद डॉक्टर सुनील से, कि क्या जो बात की जा रही है देश को गुमराह करने को लेकर नोटबंदी के मसले पर, उस पर क्या आपको लगता है माफी मांगने की जरूरत है या माफी मांगेंगे और कम से कम अब ये सियासत खत्म होगी? देखिए रीमा जी, जो लोग मरे हैं उनकी संख्या भल जो भी हो, लेकिन वो परिवार तो उजड़े हैं। ये देश के सामने हमेशा प्रश्न खड़ा है। समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़े लोगों के, गरीब मजदूरों क्या नोटबंदी? निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी लड़ाई है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, ये समाजवादी लोग हमेशा लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में आप लोग साथ में नहीं है सरकार के? निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि जो जिसका असर ही नहीं आया, जिसका हमने बोला कि जो विदेश चले गए लोग, इनके जो कार्यालय बने, इनके मैंने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, उन प्रश्नों पर इनका कोई जवाब नहीं है इसके सामने। निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई इस भारतीय जनता पार्टी से है, वो लड़ते रहेंगे। सफाई महोत्सव, उसमें वो जोड़ दीजिए, 334 करोड़ रुपए जो खर्च होते थे वो भी जोड़ दीजिए। अब नहीं, अब कहां हो रहा है सफाई महोत्सव? खत्म हो गया ना? वो नोटबंदी के कारण बंद हो गया ना। सफाई महोत्सव एक वहां का 334 करोड़ रुपए खर्च होते थे सफाई महोत्सव। आप, मेरे को लग रहा है आप समाजवादी पार्टी में आ जाइए, स्पोक्स पर्सन बन जाइए मेरी जगह, जो मुझे नहीं बोलने दे रहे। बहुत आपका स्वागत है, क्योंकि आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। आपने दीजिए ना, आपने आपको जो 5 दे रहे हैं, आपने तय कर रखा है कि समाजवादी पार्टी की आवाज नहीं उन्होंने देंगे। की बाधा है, लेकिन सवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ की मुहिम का खड़ा हुआ, इसीलिए प्रोफेसर अवस्थी ने एक जिक्र जरूर कर दिया है जाहिर तौर पर, क्योंकि अब नोटबंदी का जब जिक्र आएगा तो हर पार्टी के ऊपर जो तमाम सवाल है उन पर भी जिक्र होना लाजमी है। और आज 5 की पंचायत के इस विशेष शो में आप सभी लोग जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से नोटबंदी को लेकर सियासत अभी भी थमती हुई नहीं नजर आ रही है, और जिस तरह से विपक्ष ने यह तय कर ही लिया है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब संयुक्त गठबंधन की बात हो रही है, विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो उस एकता की नींव ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी के मुद्दे पर ही पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि ये एक मुद्दा है कम से कम जिस पर सारा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, और सरकार को घेरने के लिए लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए विपक्षी एकता जो है वो तैयार है। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।